Hello everyone, welcome to IKTAM. So let's start with the newspaper analysis for 7th of February. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसका एक नोटिफिकेशन आया है जिसके थ्रू उन्होंने ये बोला है कि जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके आसपास जो नो बिल्ड जोन होता है यानी कि जो प्रोटेक्टेड जोन होता है उसके आसपास में उसको यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है. ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट बसाई वेटलैंड्स जो कि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है. लगातार इसमें देखा गया कि इसका श्रिंकिंग हो रहा है. इसका मेन रीजन पाया गया है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी इसका श्रिंकिंग लगातार हो रहा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट जो ब्रू ट्राइब्स है. ब्रू ट्राइब्स जो है उनका रेफ्यूजी क्राइसिस जो कि ऑलमोस्ट काफी डेकेड से चलता आ रहा है, उन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट सतकोसिया टाइगर रिजर्व. नाउ देखिए ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके मतलब अंदर टाइगर को काफी ज्यादा यहाँ पे रिलोकेट करने की कोशिश की गई है, काफी इनको रिवाइव करने की कोशिश की गई है, बट अभी तक हमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है. तो इसी चीज को हम यहाँ पे प्रॉपर्ली समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और अभी रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है. ठीक है, बट बिफोर starting with the discussion, let's pay a very heartfelt tribute to Mrs. Lata Mangeshkar because in her actually we have not lost just a singer but we have also lost a very very good human being. ठीक है, अब देखिए अगर आप मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ अवार्ड्स के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स उनको मिले थे. सबसे पहले शी गॉट पद्म भूषण, देन गॉट पद्म विभूषण, देन शी ऑल्सो गॉट दादा साहेब फाल्के अवार्ड. एंड इसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर दैट शी वाज ऑल्सो भारत रत्न दैट शी गॉट इन 2001. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. एंड इसके अलावा 2007 के अंदर शी गॉट अ अवार्ड दैट वाज कॉल्ड एज लीन ऑफ ऑनर. नाउ लीन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड है. जिस तरह हमारा भारत रत्न है ना, उस तरीके से फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है दैट थिंग इज कॉल्ड एज लीन ऑफ ऑनर. तो जस्ट रिमेंबर कि शी ऑल्सो गॉट दिस पर्टिकुलर अवार्ड. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द शी वॉज actually one of the greatest human being. She was one of the most beautiful souls that actually lived on this particular earth. ठीक है, so अगर आप देखो, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट अगर आप जानते होंगे, this is very famous, जहाँ पर she once actually refused कि जो जब उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, she actually refused to take it because she wanted to give it to someone who was young and जो उनकी उस टाइम की जो कॉम्पिटिटर थी उन्होंने मतलब उनको प्रोवाइड कर दिया था वो पर्टिकुलर अवार्ड, उन्होंने खुद लेने से मना कर दिया था. एंड इसके अलावा इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये भी है कि 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तो उसके बाद जस्ट बाद 1963 में शी एक्चुअली सिंग अ सॉन्ग. उन्होंने मतलब एक सॉन्ग गाया था दैट वाज कॉल्ड एज ऐ मेरे वतन के लोगों. एंड दैट वाज द सॉन्ग. आई डोंट नो इफ यू नो इट बट आफ्टर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही एक्चुअली हैड टीयर्स इन हिज आईज. मतलब वो ऑलमोस्ट रोने लगे थे. सो शी वाज द वन हु एक्चुअली ऑलमोस्ट made a very very strong human being cry. तो इसका मतलब ये था कि she was very good, she was a very very important and very good human being. So let's play a very very heartfelt tribute to her. So on this note let's start our हमारा जो आज का डिस्कशन उसको स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली वैसे मॉन्यूमेंट्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करता है, उसके आसपास में जो नो बिल्ड जोन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए अभी तक क्या था, एक यहाँ पर एक एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट. ठीक है, दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ब्रॉट इन 1958. जस्ट रिमेंबर इसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट भी कहा जाता है, शॉर्ट में आप सिंपली समझ सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि सेंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे ताजमहल हो गया, फिर चार मीनार हो गया, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो है ना, उसके आसपास का जो 100 मीटर का एरिया होगा वो हमेशा प्रोहिबिटेड एरिया रहेगा. मतलब उस एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है. ठीक है, और सेकंड चीज एक तो हो गया कि उसके आसपास जो 100 मीटर एरिया है उसके अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और उसके आसपास ऑलमोस्ट जो 300 का एरिया है ना, 300 मीटर का एरिया है, वो पूरा रेगुलेटेड रहेगा. मतलब वहां पर भी आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो. तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइट को सेंट्रल यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है. इसके आसपास का अगर 100 मीटर का अगर आप एरिया देखेंगे, दिस इज टोटली प्रोटेक्टेड. ठीक है, यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद है, बैंड है एक्चुअली. और उसके अगर आप 300 मीटर मतलब आगे तक देखेंगे, मतलब यहाँ से लेकर 300 मीटर को, मतलब यहाँ से लेकर 300 मीटर, यानी कि टोटल मिला के 400 मीटर का जो एरिया होता है दैट इज टोटली प्रोटेक्टेड. ठीक है, इस एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है. तो रिसेंटली जो हमारा मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, उन्होंने ये बोला है कि दिस पर्टिकुलर 100 मीटर एंड 300 मीटर है ना, वो इसके मतलब इसे चूज करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि क्यों इसे 100 मीटर ही चूज किया गया है, क्यों इसे 300 मीटर का लिमिट चूज किया गया है. इसके पीछे कोई
कोई भी एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है, इसलिए हम इस चीज को फिर से एक बार रिविजिट करना चाहते हैं, इसको हम फिर से एक बार चेक करना चाहते हैं। और रिसेंटली ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर जो लिमिट्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, एंड द लिमिट्स विल बी साइट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, जो साइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसके आसपास का जो एरिया है उसको हम प्रोहिबिट करेंगे, बट जो साइट्स मतलब जिसके आसपास में कंजर्वेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी कंजर्व्ड है, उसका ये जो 100 और 300 मीटर का जो ये प्रपोजल है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो ये मेन चीज है, बट अभी तक इसका कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। तो हम यहाँ पर देखिए, सिर्फ हम यहाँ पे एक प्रपोजल को देख रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रपोजल क्या था। अब रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, और ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट कमेटी। ठीक है, परमानेंट कमेटी मतलब जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बैठती है, हमेशा बैठती है। तो एक रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी जो कि ट्रांसपोर्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री की थी, उन्होंने ये बोला था कि इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। एक एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स ने 2010 के अंदर ये रिपोर्ट दिया था कि आप हर एक मॉन्यूमेंट के आसपास अगर प्रोटेक्टेड जोन लगा दोगे तो लोग वहां पर काम कैसे करेंगे, लोग वहां पर अगर कोई चीज जैसे अगर वहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आप वहां पर प्रोटेक्टेड का जो जोन का मतलब जो भी आप जो रेगुलेशन वगैरह लगा रहे हैं, आप सिर्फ उसी जोन के अंदर लगाइए जहां पर उस चीज की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो आप उस चीज को मत लगाइए। तो इसी चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हुए बोला गया है कि इस चीज को हम ध्यान रखेंगे और इस चीज को चेंजेस लाएंगे। सेकंड चीज, एक और यहां पर रीजन ये है कि जब इस चीज के आगे 100 मीटर और 300 मीटर का जो ये रेगुलेशन के जोन्स लगाए गए थे, उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस चीज को यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहां पर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उस चीज के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। जब भी वो अमेंडमेंट होगा तो हम उसके बारे में फिर से देख लेंगे। नाउ देखिए, इसके अलावा एक चीज और बोला गया है कि अब ये सारी चीजें साइट स्पेसिफिक होंगी। इसका मतलब है कि एक प्रॉपर वन फिट ऑल जोन नहीं लगाया जाएगा। मतलब हर एक मतलब मॉन्यूमेंट के आगे आप एक सिंगल जोन नहीं लगा सकते कि हर एक के आगे ये होगा या फिर वो होगा। अब क्या करो, साइट स्पेसिफिक बदलो। जैसे मान लो कि ताजमहल है, राइट, ताजमहल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर साथ साथ हमें ये भी पता है कि ताजमहल के आसपास का जो एरिया है काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। स्पेशली अगर आप ताजमहल के जस्ट पीछे देखेंगे, यमुना वहां पर रिवर बहती है, एंड इफ यू जस्ट गो टू ताजमहल एंड अगर आप उस यमुना को देखेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स एक्चुअली पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, सो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, एंड डिस्पाइट डिफरेंट मेजर्स दैट have been taken by Delhi government and UP government, इस चीज को प्रॉपर्ली साफ नहीं कर पा रहे हैं लोग। ठीक है, सो इस चीज के आसपास का जो प्रोटेक्टेड जोन है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। वहां पर 100 मीटर से कुछ काम नहीं चलेगा, बिकॉज उसके आसपास जितने इंडस्ट्रीज वगैरह उसको बंद करने की जरूरत है, बिकॉज ताजमहल हमारे देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है। उस चीज को यहां पर कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला गया है अगर जरूरत पड़े तो हम 100 मीटर से इंक्रीज करके उसे 500 मीटर तक भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया गया कि ताजमहल के आसपास ऑलमोस्ट 500 मीटर्स की यहां पर रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्टेड जोन की। ठीक है, तो उस चीज को यहां पर इतना करने की जरूरत है। इसके अलावा ये बोला गया है कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाएगा तो यहां पर साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी कुछ पावर दी जाएगी कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट पर्सन अगर कोई भी इंक्रोच करता है लैंड को, मतलब उस पर्टिकुलर रेगुलेटेड जोन के अंदर आकर काम करता है, तो उसके अगेंस्ट फिर कोई भी जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसे लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस वुड बी वेरी सिमिलर, जिस तरीके का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट होता है ना, उसी तरीके से सेम काम करेगा। देखिए कैसे होता है, अगर आप डिफरेंट नेशनल फॉरेस्ट देखेंगे, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास एक बफर जोन बनाया जाता है। दिस बफर जोन का मेन काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, ठीक है, मान लीजिए इस नेशनल पार्क के अंदर एक यहाँ पर कोई भी एक एनिमल है जो कि मूव करता रहता है। अब इस नेशनल पार्क के जो एनिमल है मतलब इसको तो नहीं मालूम ना कि ये पर्टिकुलर पार्क का जो बाउंड्री है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। और आपको ध्यान रखना, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री कभी भी बाहर से फेंस नहीं होता है, फेंस नहीं होता है। इसका मतलब, इसका मेन रीजन ये होता है कि एनिमल्स को कहीं पे रोकना नहीं चाहते हैं। तो अगर रोकना नहीं चाहते हैं तो एनिमल्स तो घूमते घूमते यहाँ पर भी आ सकता है। इसलिए उस चीज को ऑलरेडी कंपनसेट करते हुए वो ऑलरेडी 10-12 किलोमीटर का एक बफर जोन हमेशा रखते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बाहर का एरिया को भी वो डेवलपमेंट के जोन से हमेशा बाहर रखते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी किया जाएगा। और रिसेंटली बोला गया कि जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है जो ये प्रपोज किया गया है उसको कैबिनेट के लिए मतलब कैबिनेट के पास भेजा जाएगा कि इस चीज को पास करना है फिर नहीं करना है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रपोजल। आपको सिर्फ एक प्रपोजल के फॉर्म में याद रखना है। ओके, सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर बसाई वेटलैंड्स के बारे में। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी पास्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है जहां पर हमारा वेटलैंड्स, कोई भी वेटलैंड्स हो गया, कोई भी हमारा नेशनल पार्क हो गया, कोई भी वाटर बॉडी, कोई रिवर्स वगैरह है, जहां पर कोई भी चेंजेस अगर इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वो क्वेश्चंस यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली जो बसाई वेटलैंड्स है, देखिए सबसे पहले जो फैक्चुअल चीज ये है कि वो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हरियाणा के अंदर एक प्लेस है गुरुगांव, उसी के अंदर प्रेजेंट है और गुरुगांव को ही यहाँ पे गुरुग्राम बोला जाता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जो गुरुग्राम का अंदर जो बसाई वेटलैंड्स है ना, बसाई वेटलैंड्स में देखा जा रहा है कि लगातार उसका एरिया श्रंक हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। पहले वेटलैंड्स इतना था, वो कम होकर इतना हो गया, फिर कम होकर इतना, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और अब माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट
अपने 1/4 के आसपास आके रह गया है वो, मतलब टोटल जो उसका मतलब हुआ करता था उसका 3/4 जो टाइम मतलब जो उसका वेटलैंड है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, अब सिर्फ इसका 1/4 ही बचा हुआ है, बाकी सारे का सारा खराब हो चुका है। अब आपको ध्यान रखना है कि बसाई वेटलैंड जो है दिल्ली के आसपास यानी कि गुड़गांव, हरियाणा, इन सब एरिया में देखेंगे दिस इज द ओनली मेजर वेटलैंड, ठीक है। अगर मेजर वेटलैंड को देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा है, और इसके अंदर फ्लोरा और फौना का जो रिचनेस है वो काफी ज्यादा थी, बट इसके बावजूद इसका जो लगातार श्रिंकिंग हो रहा है दैट इज एक्चुअली एरिया ऑफ कंसर्न। इस चीज के ऊपर हमें बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही अलर्टनेस के साथ इसको देखने की जरूरत है, बिकॉज वेटलैंड्स का कंजर्व होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वेटलैंड जहां पर भी होता है तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली क्लियर है कि वेटलैंड का मतलब है मार्शलैंड, ठीक है। मार्शलैंड का मतलब क्या है? दलदल टाइप इलाका। दलदल कैसे बनेगा? जब वाटर प्लस लैंड यानी कि मिट्टी दोनों मिक्स होंगे, तो इसका मतलब है कोई ना कोई वाटर चैनल तो यहाँ पर आसपास होगा ही होगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर जहां पर भी वेटलैंड होगा वहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर होगी ही होगी, तो यहां पर जो रिवर है बसाई के आसपास में दैट पर्टिकुलर रिवर इज कॉल्ड साहिबी रिवर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि साहिबी रिवर जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है साहिबी रिवर, और जो साहिबी रिवर है इट एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम अरावली रेंजेस, उसके बाद राजस्थान से मूव करता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के मतलब राजस्थान से निकलता है, राजस्थान के बाद हरियाणा जाता है, हरियाणा के बाद दिल्ली तक जाता है। सो ये 3 स्टेट्स है जहां से बसाई वेटलैंड के अंदर जो रिवर है साहिबी रिवर ये मूव करती है। लेट मी शो यू दिस ऑन मैप। देखिए आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर मैप को देखिए, आपको बसाई वेटलैंड का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। नाउ जस्ट फॉरगेट दिस फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप इस इंडिया को देखेंगे, इंडिया के अंदर देखिए दिस पार्ट इज हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के साउथ वाले पार्ट में देखिए, साउथ वाला पार्ट जो है दिस पर्टिकुलर पार्ट ये वो पार्ट है यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में जहां पर बसाई वेटलैंड है, ठीक है। सो इसी बसाई वेटलैंड को यहाँ पर ये मतलब उठाया हुआ है, थोड़ा सा जूम किया हुआ है, बट आपको ये मैप देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मैप, ठीक है। बसाई वेटलैंड्स हरियाणा के साउथ के पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और इसके अलावा आपको एक साहिबी रिवर का लोकेशन में दिखाता हूं। देखिए जस्ट सी ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट का जो मेजर रिवर्स है वो ये है। नाउ आपको याद होगा जो मेजर रिवर्स है हमारे यहाँ पर वो है गंगा, ठीक है। दिस इज इंडस, दिस इज ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेजर रिवर्स है। बट इसके अलावा गंगा की एक बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है, दिस इज यमुना, ठीक है। सो जस्ट आप ध्यान से देखिए यमुना को। यमुना स्टार्ट होती है यूके के अंदर से, ठीक है। यूके से निकलती है, इट फ्लोज इनटू हरियाणा, हरियाणा के बाद इट कम्स इनटू यूपी, इट स्लाइटली टच करता है एमपी को, देख रहे हैं यहाँ पे एमपी को टच करता है, एंड देन इट मूव ऑन टू यहाँ पे बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, फाइनली जाकर ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है इसके अंदर जाकर ये फ्लो मतलब ड्रेन होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन ट्रिब्यूटरी, जो मेन जो चैनल है यमुना को वो इस तरीके से मूव करता है। बट दिस इज द एक्चुअली स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को ध्यान से देखिए, दिस इज हरियाणा। नाउ राजस्थान के अंदर दिस पार्ट इज सिंपली अरावली हिल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट आप अरावली हिल्स मान सकते हैं, और अरावली हिल्स एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से है, तो दिल्ली को भी टच करता है, दिस पार्ट इज दिल्ली, ठीक है। अब देखिए जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स से यहाँ पर एक रिवर निकलती है, दिस इज साहिबी रिवर, वो ऐसे यमुना को होती हुए दिस इज मतलब इस तरीके से वो मूव करती है। लेट मी शो यू अगेन। देखिए ये यहाँ से अरावली हिल से निकलती है, ऐसे यमुना को टच करती है, और उसके बाद इट गोज टू दिल्ली, ठीक है। सो साहिबी रिवर जो है यहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, इट गोज टू यहाँ पे हरियाणा, देन इट गोज टू दिल्ली, ठीक है। सो दे आर द 3 स्टेट्स दैट इज टच्ड बाय साहिबी रिवर। और आपको ध्यान रखना है साहिबी रिवर जो है यमुना रिवर का एक डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। आई होप आपको ये 2 चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब देखिए जो ये यहाँ पर बसाई वाइल्ड लाइफ जो बसाई वेटलैंड्स है एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वो इंडिया का एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ऑल्दो हो सकता है कि आपने बसाई जो वेटलैंड है इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा, दैट इज बिकॉज कि बसाई जो है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा वेटलैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। आपको अगर देखिए मेजॉरिटी ऑफ द वेटलैंड्स जो आपको मिलेंगे ना दैट विल बी प्रेजेंट इधर इन साउथ इंडिया, ठीक है, या फिर आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है वहां पे मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा वेटलैंड्स नहीं मिलते, इसी कारण यहाँ पर मतलब ये सब चीजें उतनी ज्यादा मालूम नहीं चलती है। देखिए वेटलैंड के लिए एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज रिवर्स, और रिवर्स के लिए जो सबसे मेन सोर्स होता है दैट इज द ये जो हमारे जितना कोस्टल एरियाज है, तो इसलिए कोस्टल एरियाज के आसपास में मेजॉरिटी ऑफ द वेटलैंड्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर सुंदरबन आप डेल्टा देखेंगे, गुजरात के पास में यहाँ पर पूरा रन ऑफ कच्छ के आसपास में जो रन वेटलैंड्स है, फिर जो यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर वेटलैंड्स है, बट नॉर्दर्न एरिया के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है। बट स्टिल गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस के होने के कारण हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर बसाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो बसाई वेटलैंड्स है, वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एक ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन का सिग्निफिकेंस ये रखता है अपने आप के अंदर, ठीक है। अब ये इसलिए ऐसा रखता है बिकॉज बसाई जो वेटलैंड्स है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बर्ड के स्पीसीज रहते हैं जो कि इंडेंजर्ड है, बहुत सारे वल्नरेबल है और बहुत सारे थ्रेटेंड है, ठीक है। आयुष्मान का आपने देखे होंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज होते हैं, उसी के अंदर एक इंडेंजर्ड होता है, वल्नरेबल होता है, थ्रेटेंड होता है, तो उन्हीं के अंदर बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट बर्ड के स्पीसीज रहती है। इसीलिए इतने सारे बर्ड के स्पीसीज को ये होस्ट करता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह भी डिक्लेयर किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ना, ये एक डेजिग्नेशन है, दिस डेजिग्नेशन इज गिवन बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच गिव्स अ डेजिग्नेशन कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। और जिस भी मतलब वेटलैंड को ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का डेजिग्नेशन मिलता है, इट गेट्स एडिशनल फंडिंग,
ठीक है। उसके बाद एडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जाते हैं, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं बसाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बसाई वेटलैंड्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पर लगातार उसकी श्रिंकिंग देखी जा रही है, लगातार उसका वेटलैंड जो है श्रिंक हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए एक बहुत चीज आपको एक चीज जो मतलब जो ध्यान रखना वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग ऑफ अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, इसके बावजूद हरियाणा ने अभी तक इसको कोई भी प्रोटेक्टेड वेटलैंड का साइट नहीं दिया है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने अभी तक इसको न्यूज में उतना ज्यादा नहीं सुना होगा, बट आपको ध्यान रखना है बसाई वेटलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 280 स्पीसीज की बर्ड रहती है और मोर देन 20,000 बर्ड्स, जो कि बोथ माइग्रेटरी बर्ड्स और इंडेंजर्ड बर्ड, नेटिव बर्ड्स, एवरी सिंगल टाइप ऑफ बर्ड इज काइंड ऑफ फाउंड है। अगर आप थ्रेड्स को देखेंगे एग्जैक्टली जो बसाई वेटलैंड है वो श्रिंक क्यों हो रहा है, देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है डेवलपमेंट। नाउ इसके बारे में हमने काफी बातें की हुई है कि डेवलपमेंट और जो इकोलॉजी यानी कि जो एनवायरनमेंट का नीड्स है, दोनों को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और उसका एक बहुत बड़ा जो सामने हमारे पास एक प्रूफ आया है वो है बसाई वेटलैंड्स। देखिए बसाई वेटलैंड को हमने यहाँ पे डेवलपमेंट के चक्कर में हमने इकोनॉमिक्स को अपने या फिर इकोलॉजी को हमने पूरी तरीके से साइड छोड़ दिया। हम यहाँ पर गुड़गांव को एक्सपेंड तो कर रहे हैं, गुड़गांव को हमने डेवलपमेंट के नीड्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, न्यू रोड्स लगा रहे हैं, मॉडर्न हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स, बहुत सारा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि द ओनली वेटलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया जो कि इंपॉर्टेंट है वो वहां पर पूरी तरीके से श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ कंसर्न, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब यहीं पर गुड़गांव के एरिया से मतलब इसी पर्टिकुलर जो वेटलैंड है इसके आसपास से एक एक्सप्रेसवे प्लान किया जा रहा है। अगर ये एक्सप्रेसवे आगे जाकर बन जाता है तो उसी वेटलैंड के ऊपर से बनेगा, उसके कारण जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो रास्ता है, जो उनका फ्लाईवे है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हो सकता है कि आगे 5 से 10 सालों के बाद अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाता है तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आना धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए, एंड दैट विल एक्चुअली नॉट बी गुड फॉर हमारे जो वेटलैंड का हेल्थ है। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है अबाउट ब्रू ट्राइब्स। ब्रू ट्राइब जो है वो उनका बेसिकली रेफ्यूजी का काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी ब्रू के लोग हैं, मतलब ब्रू ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हो रखे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट? देखिए सिंपल वर्ड्स में इसे कहते हैं माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन हमेशा दो टाइप की होती है, माइग्रेशन इज वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब, एक्सटर्नल माइग्रेशन का सीधा सा मतलब है, देखिए आपको याद होगा 1947 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, राइट, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया आए थे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल माइग्रेशन। सिंपल वर्ड्स में जहां पर आप कंट्री चेंज करते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल माइग्रेशन। और इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है जब जहां पर आप विद इन कंट्री एक स्टेट से सेकंड यहाँ पर स्टेट जाते हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल माइग्रेशन। तो ये लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं यहाँ पर जो ब्रू लोग हैं, और जो कि एक्चुअली ये लोग रहने वाले कहां के हैं? देखिए ये लोग एक्चुअली रहने वाले हैं मिजोरम के, बट दे हैव मूव टू त्रिपुरा एंड दे हैव मूव टू असम एंड ऑल। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो रिसेंटली बात की गई है कि जितने भी ब्रू के लोग जो कि त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं उन सबको यहाँ पर परमानेंटली रिहेबिलिटेट किया जाएगा, मतलब उनको प्रॉपर लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रॉपर रहने के लिए जमीन वगैरह दी जाएगी ताकि वो अपने आप को प्रॉपरली सस्टेन कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेन चीज समझ गए कि जो ब्रू जो कम्युनिटी है उसी को रियांग कम्युनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ब्रू कम्युनिटी एंड रियांग कम्युनिटी आर द सेम। ये एक्चुअली इंडिजिनियस कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही रहती है, सिर्फ इसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। मतलब ये सिर्फ इंडिया के अंदर रहती है, इंडिया के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। अब इंडिया के अंदर अभी अगर आप देखेंगे तो ये मिजोरम उनका मेन हैबिटेट है, मतलब मेन जो स्टेट है जहां पर ये रहा करते थे वो मिजोरम के अंदर रहा करते थे। पर 1997 में क्या होता है, बहुत सारे मिजोरम के जो ऐसे जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि ब्रू कम्युनिटी के अगेंस्ट यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो ब्रू कम्युनिटी है वो मिजोरम की ओरिजिनल पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। उसके कारण ऑलमोस्ट 37,000 ब्रू की जो पॉपुलेशन थी दे स्टार्टेड फ्लीडिंग। और वहां पे 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ममित डिस्ट्रिक्ट, कोलासिब एंड लुंगलेई। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि एक्चुअली ये मिजोरम के रहने वाले हैं, बट एक्चुअली 37,000 लोग अराउंड 1997 के आसपास में दे स्टार्टेड फ्लीइंग टू डिफरेंट स्टेट्स वगैरह, और दे मूव टू यहाँ पर त्रिपुरा एंड दे मूव टू असम। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर त्रिपुरा भाग गए, कुछ लोग असम भाग गए। ठीक है, और वहां पर वो लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर रहने लगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है अगर अपना स्टेट चेंज करती है ना तो उसको जाते ही इमीडिएटली उनको वहां पर जो रिफ्यूजी है वो मतलब उनको सारे राइट्स नहीं मिल जाएंगे, उनको उस चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद ब्रूज, वो लोग लगातार इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के रिपैट्रिएशन स्टार्ट हुए हैं। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या है? रिपैट्रिएशन का सीधा सा मतलब है, देखिए सिंपल शब्दों में समझिए, 1997 के आसपास वो लोग भागते हैं। फाइनली गवर्नमेंट 2018 के अंदर जाकर डिफरेंट जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो कि ब्रू के बहुत सारे लीडर्स जो इमर्ज हुए हैं, उन लोगों ने सेंटर के साथ और स्टेट के साथ काफी ज्यादा मीटिंग वगैरह की, एक टाइप के काफी सारे अग्रीमेंट साइन किए, और फाइनली ये डिसाइड किया कि जो ब्रू कम्युनिटी है वो त्रिपुरा से, असम से वापस आके मिजोरम के अंदर जाकर रह सकती है, मतलब जो उनका ओरिजिनल स्टेट था वहां जाकर रह सकती है। अब लेकिन जब ये अग्रीमेंट साइन भी हो गया ना,
उसके बावजूद बहुत सारे कैंप के लोग हैं, मतलब बहुत सारे ब्रू लोग ऐसे हैं जो कि जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीमेंट का टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उनको एक प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिलने वाला है मिजोरम के अंदर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ब्रू कम्युनिटी वापस मिजोरम नहीं जा रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड टू स्टे इन द त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर रहने की बात की जा रही है। बट स्टिल ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 5,000 लोग जो है मिजोरम वापस चले गए थे, बट अराउंड 32,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ब्रू कम्युनिटी के हैं, दे आर स्टिल लिविंग इन ऑलमोस्ट 6 रिलीफ कैंप्स इन नॉर्थ त्रिपुरा। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, 6 रिलीफ कैंप। नाउ आप इमेजिन कीजिए एक रिलीफ कैंप कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। वन रिलीफ कैंप जो कैंप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 10 to 12 टेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। 10 से 12 टेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ यहाँ पर छोटे छोटे जो कच्चे हाउसेस होते हैं वो सब होते हैं, एंड उस 10 से 12 टेंट या फिर अगर मैक्सिमम मान लीजिए 20 टेंट्स के आसपास में, वहां पर ऑलमोस्ट 32,000 पीपल आर ट्राइंग टू लिव हियर, ठीक है। एक बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर इतने लोग यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर नॉट लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ, ठीक है। उसके कारण इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसी चीज के लिए ऑल्दो दे वांट टू मूव, बट ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज के लिए जो अभी जो कॉन्टेक्स्ट हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि त्रिपुरा के अंदर ही उनको परमानेंटली रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ठीक है, मतलब उनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रॉपर्ली रहने दिया जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट, स्पेशली इनके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनसे कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो कि जब यहाँ पर मिजोरम जाने की बात की गई थी 2018 के अंदर में, तो 2019 में जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने क्या किया था, जो ब्रू कम्युनिटी के जो रिलीफ कैंप्स है उसके अंदर राशन का सप्लाई बंद कर दिया था। ना ये बंद किया गया था इस चीज के लिए कि शायद ऐसा होगा कि यहाँ पर राशन वगैरह हम नहीं देंगे तो लोग जल्दी से मिजोरम वापस चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो डिफरेंट टाइप के सिविल सोसाइटीज वगैरह हैं, बहुत सारे एनजीओज वगैरह, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट यहाँ पर आवाज उठाना स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट 6 रिफ्यूजीज यहाँ पर स्टार्वेशन और हंगर के कारण यहाँ पर मारे गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। दिस स्टार्वेशन डेथ इज ऑलवेज अवॉइडेबल, आपको ध्यान रखना है, स्टार्वेशन का डेथ कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो हम एक ऐसी कम्युनिटी, हम एक ऐसे टाइम्स के अंदर रह रहे हैं जहां पर हम इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, देन हाउ कैन वी लेट अ पर्सन डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन? क्या हमारे पास इतना खाने को, हमारे पास चीजें नहीं है कि हम एक लोग को प्रॉपर खाना खिला के जिंदा रख सकते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो कि नॉट ओनली इन इंडिया बट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्री के अंदर भी चल रही है, ठीक है। सो स्टार्वेशन का डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब यहाँ पर जब बात की गई है, देखिए रिसेंटली यहाँ पर बातचीत की गई है और 2018 के अंदर जो अग्रीमेंट वगैरह हुए हैं उसके तहत ये बोला गया है कि जो ब्रूस मिजोरम चले गए हैं वो तो ठीक है, बट जो यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर रहना चाहते हैं उनको यहाँ पर सेटल करने दिया जाएगा, मतलब वो चाहे तो वो तो इसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, त्रिपुरा के अंदर ही वो परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि जो ब्रू की जो कम्युनिटीज हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट 32,000 लोग हैं उनको, हर एक पर्सन को, हर एक फैमिली को एक्चुअली ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का एक घर मिलेगा, मतलब एक प्रॉपर प्लॉट मिलेगा जिसके अंदर वो अपना रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर लैंड वगैरह दिया जाएगा जिसके ऊपर वो खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 5,000 पर मंथ का एक स्टाइपेंड दिया जाएगा हर एक फैमिली को, और साथ में फ्री राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। और जो ब्रू ट्राइब्स हैं उनको त्रिपुरा के वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बट ऑल दिस इज जस्ट अजम्पशन, दिस हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट। ये सिर्फ ऐसा चाहते हैं, ब्रू कम्युनिटी ऐसा चाहती है, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू यू नो। आप देखिए, आप इस चीज से ये एक चीज समझ सकते हैं कि ये चीज एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन देखिए, एक्सपेक्टेशन तब होती है ना जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ नहीं होता है, तो एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज एक्चुअली सफरिंग, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्प करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को। आई होप आपको ये जो थर्ड टॉपिक था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट सतकोसिया टाइगर रिजर्व। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सतकोसिया है कहां पे? सतकोसिया इज प्रेजेंट इन ओडिशा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है, किसी भी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे जस्ट रिमेंबर कि वो किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। नाउ यहां पर जो ये न्यूज है, न्यूज ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए 2007 के अंदर सतकोसिया जो एक नेशनल पार्क हुआ करता था पहले, उसको टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया जाता है। कब किया जाता है? 2007 के अंदर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। 2007 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, और अराउंड कुछ सालों पहले जो इसका जो मतलब टाइगर का पॉपुलेशन है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, बट उसको रिवाइव नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है उसके बारे में अभी कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे, बट आप बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक मतलब इंडिया का पहला इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन करने की कोशिश की गई थी, बट वो पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? एवरी सिंगल थिंग विल बी डिटेल, मतलब हम उसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल देखिए आप यहाँ पे सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ओडिशा के अंदर प्रेजेंट है, और उसने भी रिसेंटली फिर से अपने टाइगर के हैबिटेट को यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की है। नाउ जस्ट रिमेंबर, ये टाइगर के हैबिटेट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? टाइगर के हैबिटेट को यहाँ पर फिर से रिस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, हैबिटेट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एक एनिमल पीसफुली रह सकता है। हैबिटेट का सीधा सा मतलब है कि नेचुरल एनवायरमेंट कौन सा है जहां पर एक एनिमल रह सकता है। तो अगर उस हैबिटेट को यहाँ पर फिर से आप कंजर्व करोगे तो वहां पर आप टाइगर्स को प्रॉपर्ली कंजर्व कर सकते
सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को, टाइगर के हैबिटेट को यहाँ पर कंजर्व करने के लिए जो ओडिशा के स्टेट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 3 विलेजेस हैं, ओडिशा के जो 3 विलेजेस हैं, उनके लोगों को वहां से रिलोकेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब उनके लोगों को वहां से हटा करके एक दूसरे एरिया पे रखा जाएगा, और वो जो तीनों विलेजेस मिलाकर जो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया बनता है ना, उन सारे एरियाज को इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। नाउ फर्स्ट थिंग्स आपको ये समझना है कि जो अभी जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, उसका टोटल एरिया अराउंड 200 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसको इंक्रीज करके अगर हम 500 किलोमीटर स्क्वायर तक कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको याद होगा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था आज के पॉइंट ये है कि उस टाइगर्स को इजीली मूव करने का, फ्रीली मूव करने का, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा एक टाइप का ज्यादा एरिया मिल जाएगा, तो वो इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ज्यादा एरिया के अंदर हम उनके फीड को, ज्यादा एरिया के अंदर हम उनकी टाइप के एनवायरमेंट को वहां पर बना सकते हैं। अब देखिए, जितने लोगों को यहाँ पर रिलोकेट किया जा रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस प्रोविजन इज प्रेजेंट इन हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के एक्ट के अंदर हमारे प्रेजेंट है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को या फिर जो विलेजेस हैं, उनको अगर आप प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको रिलोकेट कर सकते हैं। और यहां तक कि जो ओडिशा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो जिस टाइप का कंपनसेशन उनको दिया जा रहा है, तो लोग वहां पर अग्री भी हो गए, ठीक है, अग्री हो चुके हैं, बिकॉज दे आर बीइंग गिवन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर मनी, ठीक है, जितना भी लैंड था उनका 3 टाइम्स मोर मनी, साथ में उनको लैंड वगैरह सब कुछ बना बनाया उनको मिल रहा है, तो पीपल जो है इजीली वहां पर रिलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, दैट इज राइट नाउ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर अगर हम सतकोसिया टाइगर रिजर्व को यहाँ पर फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत जरूरत है, जो वहां पर जो जोन है जहां पर वो टाइगर्स मूव वगैरह करेंगे, उस चीज को यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेंड करना होगा, और उसी चीज के लिए पर्टिकुलर स्टेप लिया गया, ठीक है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, तो जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, इट हैज बीन इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 2007 के अंदर जो ये जो एरिया था, यानी कि सतकोसिया नेशनल पार्क था, उसको टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर ओनली 12 टाइगर्स वर प्रेजेंट, ठीक है, सिर्फ 12 टाइगर्स थे। नाउ ओवर ईयर्स देखा गया है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हुआ है। dwindle का मतलब होता है डिक्लाइन हो जाना, ठीक है। सो डिक्लाइन हो गई। अब जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, इट इज राइट नाउ लेफ्ट विद ओनली 1 टिग्रिस, मतलब फीमेल टाइगर प्रेजेंट है वहां पर, दैट टू ओनली 1, मतलब 12 प्रेजेंट थे, उसमें से 11 ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक बची है, वो भी फीमेल, ठीक है। और ये वाली जो फीमेल है, जो फीमेल टिग्रिस बची हुई है, दैट इज ऑलरेडी, मतलब दैट इज ऑल्सो मिसिंग। पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि वो मिल ही नहीं रही है, मतलब उसका कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं मिल रहा है। हर एक जो फॉरेस्ट का ऑफिशियल है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई भी निशान नहीं मिल रहा है। द पॉइंट इज कि जो टाइगर्स है वहां पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर खुद को वहां पे प्रॉपर्ली कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो एक यहाँ पर एकमात्र जो लोन कैट जो बची हुई है, मतलब जो एकमात्र जो टिग्रिस बची हुई है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली वो मतलब किस हालत में है, क्या उसे सच में भी ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत है, अगर होगा तो ना उसके हिसाब से फिर मेडिकल टीम्स वगैरह भेज सकते हैं, बट द पॉइंट इज से कुछ मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए बात की जा रही है कि 2018 के अंदर क्या हुआ था, जो सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, उसका टाइगर की पॉपुलेशन को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। तो उस टाइम क्या गया था, इंडिया का पहला, ध्यान रखना है, इंडिया का पहला इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम को यहां पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर लॉन्च किया गया था। नाउ सतकोसिया कहां पर है, ओडिशा के अंदर प्रेजेंट है। तो ओडिशा से देखा गया था कि दो यहां पर पेयर्स, मतलब दो डिफरेंट पेयर्स, यानी कि एक पेयर यहां पर, एक पेयर यहां पे, तो एक पेयर के अंदर 2 होता है, 2 यहां से 2 यहां से, यानी कि 2 टाइगर्स उठाए गए थे कान्हा टाइगर रिजर्व से, और 2 टाइगर उठाए गए थे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। तो दो जो टाइगर थे, उनमें से एक टाइगर था और एक टिग्रिस थी, और अगेन जो बांधवगढ़ से उठाए गए थे, उसमें से एक टाइगर था और एक टिग्रिस थी, मतलब एक मेल टाइगर और एक फीमेल टाइगर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर 2018 के अंदर इंडिया का पहला इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम किया गया था सतकोसिया यानी कि ओडिशा के अंदर है। ओडिशा को यहां पर एमपी के 2 यहां पर टाइगर रिजर्व्स हैं, वन इज कॉल्ड एज कान्हा टाइगर रिजर्व एंड वन इज कॉल्ड एज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोनों सहित 2 टाइगर्स यहां पर असाइन किए गए थे, ताकि इस चीज को यहां पर इंक्रीज कर सके। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अभी हम यहां पर देखिए, कान्हा और बांधवगढ़, इन दोनों को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। अगर आप देखेंगे, कान्हा एंड बांधवगढ़ बोथ आर प्रेजेंट इन एमपी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आप एमपी वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज ओडिशा, ठीक है, सॉरी ये वाला पार्ट ओडिशा है, ठीक है, ये वाला पार्ट ओडिशा है। ओडिशा को एमपी से दिया गया था, इसका मतलब क्या है, देखिए एमपी की अगर आप काइंड ऑफ साउदर्न पार्ट में देखेंगे, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज कान्हा टाइगर रिजर्व। अगर आप इसके ऊपर वाले पार्ट में देखिए, दिस इज कॉल्ड एज बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसी के अंदर इसका टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। सो बांधवगढ़ एंड टाइगर रिजर्व, ये मतलब बांधवगढ़ एंड जो कान्हा का जो टाइगर रिजर्व है, दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, सेम लॉन्गिट्यूड के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व, पहली बात तो दोनों एमपी के अंदर है। सेकंड चीज, बांधव जो है वो नॉर्दर्न साइड में है और कान्हा वाला जो है नीचे साइड में है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दीज 2 फैक्ट्स और यू आर गुड टू गो फॉर एमपी के जो टाइगर रिजर्व्स हैं, स्पेशली ये दोनों, ठीक है। अब देखिए, देखा गया कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो गया। ये जो प्रोग्राम, जो टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम था, ये पूरी तरीके से फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज थी वो उसके अगेंस्ट थी, मतलब उसकी हॉस्टिलिटी यहाँ पर कम नहीं हुई। जहां पर देखा गया था कि बहुत सारे
देखिए ये जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व के अंदर सिर्फ टाइगर्स यहाँ पर, इसके ऊपर सिर्फ टाइगर्स डिपेंडेंट नहीं होते, जो आसपास के विलेजेस होते हैं, जो आसपास की लोकल कम्युनिटीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है, बिकॉज वो लोग उसके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं जो उस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, उन सबके ऊपर अपना लाइवलीहुड उनका डिपेंडेंट होता है, तो वो उस चीज को वो भी यूज करना चाहते हैं। अब टाइगर्स भी यूज करना चाहते हैं, ह्यूमंस भी यूज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइगर्स और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके कारण ह्यूमन टाइगर पे अटैक करते हैं, टाइगर ह्यूमन पे अटैक करते हैं, तो या तो ह्यूमन मारा जाता है या फिर यहाँ पर टाइगर मारा जाता है, ठीक है, उसी कारण दोनों को यहाँ पर नुकसान होता है। अब यहाँ पर माना जाता है कि टाइगर से बचने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस ने क्या किया, ट्रैप्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, जाल बिछाने स्टार्ट कर दिए, उसके कारण बहुत सारे टाइगर्स यहाँ पर मारे गए, मतलब 12 के अंदर से टोटल 11 टाइगर यहाँ पर पूरी तरीके से मारे गए, सिर्फ एक टिग्रिस यहाँ पर बची हुई है, ठीक है, वो भी गायब है। अब देखिए जो विलेजर्स थे उन्होंने यहाँ पर इस टिग्रिस जो मतलब पहले वाले जो बांधवगढ़ से जो एक टाइगर एक टिग्रिस आई थी उसको यहाँ पर अपोज करना स्टार्ट कर दिया, उसके कारण उस टिग्रिस को वापस भेजना पड़ा था एमपी में, यानी कि बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व था उसके अंदर उसको वापस भेजना पड़ा था। तो यहाँ पर जो एनटीसी की अगर बात करेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने ये बोला था कि जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, मतलब जो उड़ीसा वाला जो टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर एक्चुअली 24 स्पीसीज डिफरेंट उंगुलेट्स के, कार्निवोर्स के, डोमेस्टिक एनिमल्स के, ओमनिवोर्स, गैलीफॉर्म्स, एवरी सिंगल थिंग इज फाउंड हियर। मतलब इतनी ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया है यहाँ पर, इतनी सारा मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पर फौना वगैरह पाया जाता है, इतने सारे यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, बट इसके बावजूद हम यहाँ पर एक टाइगर को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव, ठीक है, इसी चीज के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए गए हैं ना। कुछ हम जो फैक्चुअल डेटा है उसके बारे में समझते हैं कि एक्जैक्टली सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है। देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है वहां पर प्रेजेंट है, और इसी टाइगर रिजर्व के अंदर दो डिफरेंट सेंचुरीज जो आसपास में है दोनों इसके अंदर आती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी, और उसी के पास में है बैसीपाली सेंचुरी। सो जस्ट रिमेंबर कि बैसीपाली सेंचुरी एंड सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी, दीज बोथ आर पार्ट ऑफ द लार्जर सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हैव बीन आस्किंग इन द लास्ट 2 to 3 इयर्स, जहां पर ये पूछता है कि एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, और कौन कौन से वहां पर सेंचुरीज है, और कौन कौन से वहां से रिवर्स वगैरह निकल रहे हैं, कौन कौन से वहां पर माउंटेन्स वगैरह निकल रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, एटलीस्ट सिंस लास्ट 2 to 3 इयर्स, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर सतकोसिया का जॉर्ज सेंचुरी भी है, उसी के अंदर बैसीपाली का जो ये सेंचुरी है, दोनों ही मिला करके सतकोसिया टाइगर रिजर्व का यहाँ पर पार्ट बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब उड़ीसा के बिल्कुल बीच में देखिए, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सतकोसिया जॉर्ज, और इसके पास देखिए बैसीपाली। इन दोनों को कंबाइन करके जो ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि एक्जैक्टली सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जॉर्ज और ये जो बैसीपाली है, दोनों को यहां पर साथ में मिला के बनता है। ऑलराइट, इसके अलावा बोला गया था कि ये जो दोनों सेंचुरीज थी, आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को भी टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था 2007 के अंदर, ठीक है। तो देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2007 के अंदर बना था, और जब ये बना था तो उसके अंदर ये बैसीपाली सेंचुरी और जो ये जॉर्ज सेंचुरी है, दोनों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। नाउ एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो उड़ीसा वाला पार्ट है ना, स्पेशली जो ये सतकोसिया वाला पार्ट है, ओके, बिफोर दैट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एक पर्टिकुलर जो एनिमल वगैरह है, ठीक है, वो कहां पे रह रहा है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है, और वो किस तरीके से रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास का एरिया कैसा है। अब देखिए ये वाला पार्ट उड़ीसा का है, ठीक है। अगर आप उड़ीसा को देखेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दिस इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू, और इसके अलावा अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, दिस कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर आप देखोगे जितने भी टाइगर्स वगैरह यहां पर प्रेजेंट है, जितने भी ये वाला उड़ीसा वाला पार्ट प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो यहां पर डेक्कन प्लेट्यू है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके फीचर्स अपने अलग है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके अपने अलग फीचर्स है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल द टाइगर्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, यानी कि इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली सतकोसिया के अंदर प्रेजेंट है, उसके पास यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू से भी काफी सारे फीचर्स आते हैं, और जो नीचे डेक्कन प्लेट्यू है उसके अंदर से भी काफी सारे फीचर्स आते हैं। दैट इज व्हाई यहां के टाइगर्स के पास दोनों ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। सो देखिए जो ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व, स्पेशली जो उड़ीसा वाला पार्ट है, वहां पे ट्रांजिशन, ये एक्चुअली एक ट्रांजिशन जोन के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर ऊपर की तरफ देखिए ये वाला पार्ट देखा हमने, छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रेजेंट है, और नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू प्रेजेंट है। इसी कारण दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वहां पर ये वाले जो टाइगर्स है वो शो करते हैं। नाउ जस्ट अगेन वंस अगेन सी दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द मैप। ओके, लेट मी शो यू अगेन। देखिए ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज this is called as Deccan Plateau, ठीक है। Alright, this is Deccan Plateau and this part is called as छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। दिस पार्ट कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर अभी थोड़ा सा उड़ीसा आता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब पार्ट आता है। डेक्कन के अंदर जो उड़ीसा का नीचे वाला पार्ट है, वहां से लेकर के ऑलमोस्ट सारे के सारे नीचे वाले स्टेट्स आते हैं। नाउ जस्ट सी दिस, अब यहाँ पर उड़ीसा प्रेजेंट है, उड़ीसा के अंदर यहाँ पर बीच के अंदर यहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व के प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके पास डेक्कन के जो फीचर्स है वो भी प्रेजेंट है, और जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके फीचर्स प्रेजेंट है। आई होप आपको ये चीज बहुत ही प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी। सो इफ यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चन, इफ यूपीएससी फ्रेम्स अ सिंपल स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा जाता है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व is present between a transition zone of Deccan Plateau और एक तरफ से छोटा नागपुर प्लेट्यू, so that particular statement is correct, ठीक है, truly correct।
ऑलराइट, सो आई होप आपको वो चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द फ्लोरा एंड फौना वाला पार्ट कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर किस टाइप के फ्लोराज हैं, किस टाइप के फौनाज है। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है सिंपल प्लांट्स एंड फौना का मतलब होता है एनिमल्स। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पर मेजॉरिटी जो यहाँ पर ट्रीज वगैरह प्रेजेंट है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। देखिए, आपने अगर ज्योग्राफी का अगर आपने हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया उसके अंदर आपने फॉरेस्ट वाले सेक्शन के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया होगा कि एग्जैक्टली किस पार्ट के अंदर कैसा फॉरेस्ट है। अगर नहीं तो हम उसको एक अलग वीडियो के अंदर देख लेंगे। द पॉइंट बीइंग, आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेशली जो ये नीचे वाला उड़ीसा वाला पार्ट है ना, यहाँ पर मेजॉरिटी जो भी टाइप का आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, जस्ट रिमेंबर एक थिंग, आपको वहां पर डेसिडियस ही मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पर डेसिडियस के अलावा मेजॉरिटी और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको डेसिडियस मॉइस्ट भी मिलेगा और डेसिडियस ड्राई भी मिलेगा। ठीक है, मॉइस्ट वो पार्ट मिलेगा जहां पर जो कि कोस्टल एरियाज के पास में है, और ड्राई वो मिलेगा जो कि उड़ीसा के ऊपर वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। बट द पॉइंट इज वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेगा। और डेसिडियस फॉरेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्री होता है दैट इज कॉल्ड साल ट्री। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, साल ट्री इज डायरेक्टली डेडिकेटेड टू डेसिडियस फॉरेस्ट, इसलिए साल ट्री यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप समझ गए फ्लोरा कैसा है, यहाँ का प्लांट्स कैसे पाए जाते हैं। और फौना देखते हैं हम, तो फौना देखिए आप, जैसे हमने टाइगर को देखा, इसके बाद लेपर्ड, एलिफेंट, गौर, चौसिंगा, ठीक है, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग, और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती है, बहुत सारे यहाँ पर रेप्टिलियन स्पीसीज मिलती है। द पॉइंट बीइंग ये बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया को यहाँ पर कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे प्रॉपर्ली कंजर्व करते हैं तो आगे जाकर हमारे जो प्रोटेक्शन है, जो हमारा जो एनवायरमेंट है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ देखिए, ये यहाँ तो हमने बात की टाइगर रिजर्व के बारे में। नाउ आपको एक चीज और समझना है कि यहाँ पर जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उसके आसपास का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर यानी कि उड़ीसा के अंदर ही क्रोकोडाइल कंजर्वेशन को भी यहाँ पर प्रॉपर्ली किया जाता है। तो देखिए, 1974 के अंदर जो उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एक क्रोकोडाइल्स को प्रॉपर्ली ब्रीड करने का प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा की हेल्प करने की डिसाइड किया, और दोनों ने 1974 के अंदर यूएनडीपी और एफएओ दोनों ने यहाँ पर उसको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किए, और उड़ीसा के अंदर एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है। सो जस्ट रिमेंबर कि उड़ीसा के अंदर टाइगर्स के साथ साथ यहाँ पे क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन सेंटर भी प्रेजेंट है, और 1975 में यहाँ पर देखा गया था जहां पर घड़ियाल रिसर्च एंड कंजर्वेशन यूनिट वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जहां पर माना जाता है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन किया जाता है। तो कंजर्वेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर ब्रीडिंग होती है, और जितने भी ब्रीड करने के बाद जो मतलब कोई भी अगर घायल है, अगर कोई पर्टिकुलर क्रोकोडाइल, उसको प्रॉपर्ली उसका इलाज होता है, और जब इलाज हो जाता है तो उसको वापस फिर से वाइल्ड के अंदर उसको रिहेबिलिटेट कर देते हैं, मतलब उसको फिर से छोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप आपको जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो सब प्रॉपर्ली समझ आ गए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। दिस पर्टिकुलर चीज को आप ध्यान से देखिए। दिस पर्टिकुलर बिल्कुल बीच में, दिस इज प्रेजेंट इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतकोसिया के आसपास अगर आप देखेंगे, देखिए उड़ीसा के अंदर और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज प्रेजेंट है, तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए नॉर्थ के पास में यहाँ पर प्रेजेंट है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज ऑल्सो प्रेजेंट इन उड़ीसा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सिमलीपाल के नीचे वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज भितरकनिका नेशनल पार्क। सो भितरकनिका नेशनल पार्क इज ऑल्सो प्रेजेंट इन उड़ीसा। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क के अगर आप बाहर वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर एक मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंदर यहाँ पे क्रोकोडाइल्स को यहाँ पर प्रॉपर्ली कंजर्व किया जा रहा है। इसका नाम क्या है, गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, एंड दिस पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर ही क्रोकोडाइल को प्रॉपर्ली कंजर्व किया जा रहा है। एंड फाइनली वी हैव चिलिका लेक, जिसके अंदर नालबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, सो चिलिका लेक के अंदर जस्ट रिमेंबर नालबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चिलिका लेक के अंदर प्रेजेंट है, और वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, उसी को नालबन बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया कि एग्जैक्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट जो है उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सतकोसिया। सतकोसिया यहाँ पर बिल्कुल बीच के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो सब प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव, जो आज के क्वेश्चन है उसको मतलब वहां पर जाते हैं। नाउ देखिए, आज हमने थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की है डिफरेंट थिंग। अभी तक आपको सारे के सारे आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने होते थे। अभी के आंसर्स आपको यहाँ पर एक सिंपल वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट में देने होंगे। मतलब आप सिंपली इसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप देख सकते हैं, जहां पर आपको इसके आंसर लिख कर देने होंगे। ठीक है, यू गाइज हैव बीन रिस्पॉन्डिंग वेरी नाइसली। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्जैक्टली क्या है। ऑलराइट, सो ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबा आंसर लिख सकते हैं। द पॉइंट में बाकी सबके आंसर सिंपल वन वर्ड स्टेटमेंट्स या फिर टू वर्ड स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट any protected monument would be considered a regulated zone if it is under what distance of the monument। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया, कितने डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए तभी उसको रेगुलेट किया जाएगा। राइट नाउ मतलब करंटली, जब तक वो चेंजेस नहीं किए जाते हैं तब तक उसका जोन का वो क्या है, ठीक है, लिमिट क्या है। सेकंड क्वेश्चन, साहिबी रिवर पासेस थ्रू विच ऑल स्टेट्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कितने स्टेट्स हैं और कौन कौन से स्टेट्स है, कहां से पास करता है।
थर्ड क्वेश्चन, हु गिव्स द रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया टू वाइटलैंड्स, ठीक है, जितने वेटरन्स वगैरह हैं उनको अगर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का अगर ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है तो एक्जैक्टली कौन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लू ट्राइब्स दे आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ विच स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट के ब्लू ट्राइब्स एक्चुअली हैं, मतलब ओरिजिनल हैबिटेंट्स कहां पर है, और उसके बाद फिर वो लोग ऑब्वियसली चेंज करके डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज नेम 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। आपको याद होगा हमने साइबी रिवर के बारे में बात की, तो साइबी रिवर का जो एक्चुअल रिवर है, जो मतलब जिसकी ट्रिब्यूटरी साइबी रिवर है, दैट इज कॉल्ड एज यमुना रिवर। तो यमुना रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। देखिए अगर आप एक रिवर को देखते हैं, सिंपली मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, तो इसका अगर देखें दिस इज लेफ्ट हैंड साइड जो उस साइड में है, और जो राइट हैंड साइड है जो इस साइड वाले है, ठीक है। तो अगर आप सिंपली अगर आप रिवर के फ्लो की तरफ देखेंगे और अगर आप अपने हैंड को देखेंगे, आपका जो हैंड है लेफ्ट हैंड साइड वो इस साइड होगा और राइट हैंड साइड इस साइड होगा, राइट। तो ऑल द रिवर्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट दे आर कॉल्ड एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ऑल द रिवर्स दैट आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड दे आर कॉल्ड एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपको यहां पर ये देखना है कि जो यमुना रिवर है वो किस 4 बैंक मतलब उसके 4 कौन-कौन से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दिस ऑल हैज बीन गिवन इन द प्रीवियस मैप्स के अंदर दिया हुआ है, डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम इन सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यू जस्ट नीड टू बहुत ही ब्रीफली मेंशन इट कि एग्जैक्टली क्यों ये चीज फेल हो रहा है, एग्जैक्टली कैसे हम इसको यहां पर फिर से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। नाउ कल के जो क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद है रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता है, बिकॉज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो तो यहां पर सर्विंग होना चाहिए, बट जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो यहां पर रिटायर्ड होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन वाज टिल नाउ द डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर एवरी सेंसस। नो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी तक सिर्फ टोटल 4 ही बार बना है, 1981 और 91 का जो सेंसस हुआ है उसके बाद अभी तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन मतलब उन दोनों टाइम में नहीं बनाया गया था। Alright. Next, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, it was the first tiger reserve to be included in the project tiger reserve. No, this is a wrong statement. ऐसा हमने कोई भी फैक्ट इसके बारे में बात नहीं की थी. Next is Delhi and Mount Abu. They are located on the same longitude. जी नहीं, देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे देखिए this is यहाँ पर दिल्ली प्रेजेंट है, बट माउंट आबू जो है यहाँ पर राजस्थान के इस साइड में प्रेजेंट है, मतलब ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, सॉरी वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है और जो माउंट आबू का जो लॉन्गिट्यूड है, दे आर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो दोनों आसपास में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ट्रोजन मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर द अर्थ सो फार। जी नहीं, देखिए ये गलत क्यों है, बिकॉज अभी तक हमारे अर्थ के 2 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स मिले हैं, मून्स तो एक भी नहीं मिला है ना। देखिए ट्रोजन मून्स क्या होता है, ट्रोजन मून्स होता है जो अर्थ के आसपास घूम रहा हो, अर्थ के आसपास यानी कि मून के ऑर्बिट में घूम रहा हो, बट ऐसा हमारे पास कोई भी ट्रोजन मून्स नहीं है। हमारे पास 2 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि अर्थ के साथ साथ सेम चक्कर लगा रहे हैं सन के, ठीक है, सन के चक्कर लगाने वाले हैं, बट अर्थ का चक्कर लगाने वाला भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बैम्बू लिंक रोड्स विल बी मेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सिर्फ सिक्किम के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट बीइंग मेड इन ऑल द स्टेट्स। द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट द बैम्बू लिंक रोड्स विल बी मेड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट वैरायटी ऑफ बैम्बूज। जी नहीं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बैम्बू रोड्स का यहाँ पर बैम्बू से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम बैम्बू रोड्स इसलिए बोला गया है बिकॉज फॉरेस्ट से सिंपली बैम्बू निकाल के आप उस रोड को यूज करके मार्केट तक पहुंच सकते हैं। वो रोड नॉर्मल कोलतार का नॉर्मल जो पत्थर वगैरह उनका ही बना होगा, कोई बैम्बू से रोड्स को नहीं बनाया जाएगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन। उसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स एंड जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।